साल 1616। आगरा फोर्ट। मुगल एम्परर जहांगीर, दुनिया का सबसे पावरफुल बादशाह, अपने शाही चित्रकार पेंटर अबुल हसन को एक अजीब ऑर्डर देता है। जहांगीर कहता है, मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ। एक ऐसी पेंटिंग जिसमें मैं, दुनिया का मालिक, एक तीर से अपने दुश्मन का सिर उड़ा रहा हूं। पेंटिंग बनाई गई। उस पेंटिंग में जहांगीर एक ग्लोब पर खड़ा है। उसके हाथ में धनुष है और जिसका कटा हुआ सिर यानी सेवर्ड हेड एक भाले पर टंगा है, वो कोई राजा नहीं, कोई सुल्तान नहीं, वो एक अफ्रीकन स्लेव है। वो पेंटिंग के नीचे जहांगीर ने लिखवाया, इस काले दुश्मन का सर जो रात जैसा अंधेरा है। सोचिए, जहांगीर जिसके पास लाखों की फौज थी, जिसके पास हाथी, तोपे और खजाना था, वो एक गुलाम से इतना डरता था, इतना नफरत करता था कि वो उसे हकीकत में नहीं हरा पाया तो पेंटिंग में मारकर खुश हो रहा था। मुगल हिस्ट्री में जहांगीर ने किसी दुश्मन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये काला दुश्मन कौन था? ये वो आदमी था जिसने मुगल्स को डेक्कन में 20 साल तक रोक कर रखा। ये वो आदमी था जिसने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गनीमी कावा का आविष्कार किया, जिसे बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने परफेक्शन तक पहुंचाया। ये वो आदमी था जो पैदा हुआ चप्पू नाम से, बिका अंबर नाम से और मरा मलिक नाम से। अबिसिनियन की कहानी जिसने साबित किया कि राजा वो नहीं जो तख्त पर पैदा होता है, राजा वो है जो तख्त के पीछे खड़ा होता है। वेलकम टू द राइज ऑफ मलिक अंबर। द बॉय फ्रॉम हरार, 1548 टू 1560। कहानी शुरू होती है इंडिया से हजारों मील दूर, ईस्ट अफ्रीका, इथियोपिया का हरार रीजन। साल 1548। वहां एक ओरोमो ट्राइब में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया चप्पू। चप्पू का बचपन आज़ादी में गुजरा। खुले मैदान, नीला आसमान, लेकिन उस वक्त दुनिया में एक भयंकर बीमारी थी, स्लेवरी यानी गुलामी। अरब ट्रेडर्स अफ्रीका के विलेजेस पर हमला करते थे और बच्चों को उठाकर मिडल ईस्ट में बेच देते थे। 12 साल की उम्र में चप्पू की दुनिया उजड़ गई। उसे पकड़ लिया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए। उसे एक लंबे दर्दनाक सफर पर ले जाया गया, रेड सी पार करके यमेन के मोका पोर्ट पर। वहां उसे एक जानवर की तरह खड़ा किया गया। खरीदारों ने उसके दांत चेक किए, उसकी मसल्स चेक की। चप्पू अब इंसान नहीं था, वो एक कमोडिटी यानी सामान था। उसे खरीदा गया और फिर बेच दिया गया। फाइनली वो पहुंचा बगदाद। बगदाद उस वक्त इस्लामिक गोल्डन एज का सेंटर था। वहां उसे खरीदा एक अमीर मर्चेंट ने, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने देखा कि ये इलाका अलग है, इसकी आंखों में डर नहीं, एक चमक है। मीर कासिम ने उसका नाम बदल दिया। चप्पू अब बन गया अंबर। अंबर का मतलब होता है एम्बरग्रिस यानी एक खुशबूदार पदार्थ। मीर कासिम ने कहा, यह लड़का मेरे लिए कीमती है। यहाँ इंद्राणी चैटर्जी और रिचर्ड ईटन अपनी रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। हमें लगता है स्लेवरी का मतलब है पत्थर तोड़ना या खेत में काम करना, जैसे अमेरिकन स्लेवरी थी। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में एलीट मिलिट्री स्लेवरी थी। यहाँ गुलामों को पढ़ाया जाता था, उन्हें मैथ्स, एडमिनिस्ट्रेशन और तलवारबाजी सिखाई जाती थी। क्यों? क्योंकि सुल्तान अपने रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं करते थे। वो गद्दी छीन सकते थे, लेकिन एक गुलाम, वो वफादार होता था क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। तो बगदाद में अंबर ने सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं लगाया। उसने अरबिक सीखी, उसने हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग सीखी। उसने देखा कि बिजनेस कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्लेवरी में पढ़ रहा था। 1575 के आसपास अंबर जवान हो चुका था। मीर कासिम उसे लेकर इंडिया आया। डेक्कन, अहमदनगर सल्तनत। डेक्कन उस वक्त वॉज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहां निजाम शाही डायनेस्टी का राज था। लेकिन वहां एक यूनिक चीज थी। वहां हबशी यानी इथियोपियंस की बहुत डिमांड थी। निजाम शाही आर्मी में हजारों हबशी सोल्जर्स थे। वहां अंबर को बेचा गया चंगेज खान को। चंगेज खान कोई मंगोल नहीं था, वो खुद एक हबशी स्लेव था जो अपनी मेहनत से निजाम शाही सल्तनत का पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर बना था। ये अंबर के लिए पहला सबक था। उसने देखा कि अगर चंगेज खान, जो मेरी तरह काला है, मेरी तरह गुलाम है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। चंगेज खान ने अंबर के टैलेंट को पहचाना। अंबर अब सिर्फ एक सर्वेंट नहीं था, वो एक सोल्जर बन गया। उसने डेक्कन की ज्योग्राफी समझी, उसने देखा कि यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, यहाँ की नदियाँ कैसे बहती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। अंबर एक वफादार सोल्जर था। लेकिन फिर पॉलिटिक्स का गंदा खेल शुरू हुआ। सल्तनत के अंदर जेलसी थी। चंगेज खान बहुत पावरफुल हो गया था। दरबार के दूसरे अमीर यानी नोबल्स उससे जलते थे। उन्होंने सुल्तान के कान भरे और एक दिन चंगेज खान को धोखे से मार दिया गया। अंबर की दुनिया फिर से टूट गई।
जिसको उसने अपना मेंटर माना था, वो मर चुका था। चंगेज खान की मौत के बाद उसकी वाइफ ने अंबर को आज़ाद कर दिया। अब अंबर फ्री था, लेकिन एक आज़ाद गुलाम का क्या फ्यूचर होता है? सड़क पर भीख मांगना या छोटी-मोटी नौकरी करना? अंबर ने तीसरा रास्ता चुना। उसने कहा, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपनी फौज बनाऊंगा। उसने छोटे-मोटे मर्सिनरीज को इकट्ठा किया। शुरू में सिर्फ 100-150 लोग। ये वो लोग थे जिनको कोई नहीं पूछता था। अरब, अफ्रीकन्स और लोकल मराठास। अंबर ने इन्हें एक यूनिट में बदल दिया। वो एक मर्सिनरी कमांडर बन गया। पैसे दो, हम लड़ेंगे। द मुघल स्टॉर्म 1595 टू 1600। अब एंट्री होती है मुगल एम्पायर की। नॉर्थ में अकबर द ग्रेट बैठा था। अकबर का सपना था पूरा भारत एक झंडे के नीचे। उसने डेक्कन की तरफ देखा। अहमदनगर उसके रास्ते का कांटा था। 1595 में अकबर ने अपनी मैसिव आर्मी भेजी, प्रिंस मुराद और दानियाल के साथ। अहमदनगर में उस वक्त सिविल वॉर चल रहा था। कोई लीडर नहीं था सिवाय एक औरत के, चांद बीबी। चांद बीबी ने मुगल्स को रोका। वो एक लेजेंड है। अंबर उस वक्त छोटा कमांडर था। उसने चांद बीबी के लिए लड़ाई की, लेकिन अपनों की गद्दारी ने चांद बीबी को मरवा दिया। 1600 में अहमदनगर फोर्ट गिर गया। मुगल्स जीत गए। अकबर को लगा कि बस डेक्कन खत्म, अब हम यहाँ के मालिक हैं। लेकिन अकबर से एक गलती हो गई। उसने किला जीत लिया था, लेकिन देहात अभी भी बाकी था। मुगल्स को लगा कि सल्तनत खत्म हो गई है, लेकिन जंगल में अंबर अभी जिंदा था। अहमदनगर गिरने के बाद सारे बड़े कमांडर्स मुगल सर्विस में चले गए, क्योंकि वहां पैसा अच्छा था। लेकिन अंबर नहीं गया। क्यों? शायद उसके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई थी। उसने कहा, मैं इन मुगलों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। अंबर ने बची कुची आर्मी इकट्ठा की। उसने देखा कि निजाम शाही खानदान का कोई वारिस यानी एयर जिंदा है क्या। उसे पता चला कि एक छोटा सा बच्चा मुर्तजा परंदा के किले में छुपा हुआ है। अंबर वहां गया। उसने उस बच्चे को उठाया और उसे नया निजाम शाह घोषित कर दिया। अंबर ने कहा, सुल्तान ये है, लेकिन हुकूमत मैं चलाऊंगा। अब अंबर बन गया मलिक अंबर, रीजेंट और पेशवा। अब समस्या ये थी कि मलिक अंबर के पास 5000 सोल्जर्स थे और मुगल्स के पास 1 लाख। सीधी लड़ाई में यानी ओपन फील्ड बैटल में मुगल्स उसे 1 घंटे में कुचल देते। मुगल्स के पास भारी तोपें थीं, बड़े हाथी थे। अंबर ने सोचा कि मैं इन्हें कैसे हराऊं। उसने डेक्कन की जमीन को अपना हथियार बनाया। उसने मराठा लाइट कैवलरी को हायर किया। ये मराठा किसान थे जो शांति के वक्त खेती करते थे और जंग के वक्त तलवार उठाते थे। इनके पास बड़े घोड़े नहीं थे, छोटे टट्टू यानी पोनीज थीं, लेकिन ये बहुत तेज थे। अंबर ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई, बरगीरगिरी। मुगल आर्मी एक भारी हाथी की तरह थी, स्लो और पावरफुल। अंबर की आर्मी मक्खियों की तरह थी। वो आते, मुगल्स की सप्लाई लाइन काटते, उनके फूड ट्रक्स लूटते और भाग जाते। जब मुगल्स तोपे लोड करते, अंबर के लोग गायब हो जाते। जब मुगल्स सोने जाते, अंबर के लोग हमला करते। मुगलों को भूखा मारना, ये अंबर का मेन वेपन था। रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि मुगल जनरल्स परेशान हो गए थे। वो चिट्ठियों में लिखते थे कि ये काला शैतान न दिन में लड़ता है न रात में सोता है। ये भूत की तरह आता है और गायब हो जाता है। धीरे धीरे अंबर ने वो सब वापस जीत लिया जो मुगलों ने लिया था। उसने एक नया कैपिटल बनाया, खड़की, जो बाद में औरंगाबाद बना। एक छोटा सा गांव जहां उसने वाटर सिस्टम यानी नहरे अंबरी बनाया, गार्डन्स बनाए। मुगल एम्परर जहांगीर, जो अब अकबर के बाद गद्दी पर था, पागल हो रहा था। उसने अपने बेस्ट जनरल्स भेजे, अब्दुल रहीम खाने खानन, प्रिंस खुर्रम यानी शाहजहां। सब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मलिक अंबर ने रूल्स ऑफ वॉर बदल दिए थे। इस पहले हिस्से से, मलिक अंबर की शुरुआती जिंदगी से, हम आज क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, योर स्टार्ट डज नॉट डिक्टेट योर डेस्टिनी। चप्पू एक जंगल में पैदा हुआ, जानवर की तरह बेचा गया। सोसाइटी ने उसे सबसे नीचे रखा, एक गुलाम। लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। आज का यूथ अक्सर रोता है कि मैं गरीब घर से हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा बैकग्राउंड वीक है। मलिक अंबर सिखाता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा कंक्लूजन नहीं। आप कहाँ से आए हैं ये मैटर नहीं करता, आप कहाँ जा रहे हैं ये मैटर करता है। 2, एजुकेशन इन एडवर्सिटी, मुसीबत में पढ़ाई। जब वो गुलाम था, उसने सिर्फ काम नहीं किया, उसने सीखा। उसने अरबिक सीखी, एडमिनिस्ट्रेशन सीखा। उसने अपने स्ट्रगल पीरियड को लर्निंग पीरियड बना लिया। हम अक्सर बुरे वक्त में कंप्लेन करते हैं। मलिक अंबर ने बुरे वक्त में खुद को अपग्रेड किया। जब आप लाइफ में फंसे हुए हों, जब जॉब अच्छी ना हो, तब रोना बंद करो और सीखना शुरू करो, ताकि जब मौका मिले आप तैयार हो। 3, फाइंड द गैप एंड फिल इट, अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन।
अहमदनगर गिर गया था, सब भाग गए थे। वहां एक पावर वैक्यूम था। मलिक अंबर ने देखा कि कोई लीडर नहीं बचा है। ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी। उसने वेट नहीं किया कि कोई उसे बुलाए, वो आगे आया और लीडरशिप ले ली। लाइफ में प्रॉब्लम्स को एंड मत समझो, हर प्रॉब्लम में एक मौका होता है लीडर बनने का। जहां सब हार मान ले, वहीं से एक नया लीडर पैदा होता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे द पीक ऑफ पावर, कैसे मलिक अंबर ने मराठास को एक पॉलिटिकल फोर्स बनाया। मालोजी और शाहाजी भोसले, शिवाजी के दादा और पिता को ट्रेन किया। कैसे उसने मुगल्स के खिलाफ बैटल ऑफ भटवाड़ी में एक मास्टर स्ट्रोक खेला, और उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो आज भी यूज होता है। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां एक गुलाम ने अपनी आज़ादी छीन ली थी और एक गिरी हुई सल्तनत को अपने कंधों पर उठा लिया था। साल 1605 तक मलिक अंबर ने अहमदनगर सल्तनत को पुनर्जीवित कर दिया था। लेकिन सिर्फ जंग जीतने से राज नहीं चलता, राज चलता है सिस्टम से। और मलिक अंबर ये बात बखूबी जानता था। उसने देख लिया था कि मुगल्स के पास बेशुमार पैसा है, और अगर डेक्कन को जिंदा रहना है तो उसे आर्थिक यानी इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ेगा। यहाँ मलिक अंबर में अपना दूसरा रूप दिखाया। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने डेक्कन में लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी जब्ती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। रिचर्ड ईटन और जीएस सरदेसाई अपनी किताबों में लिखते हैं कि अंबर ने टोडरमल यानी अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर के सिस्टम को स्टडी किया, लेकिन उसे कॉपी नहीं किया। उसने उसे डेक्कन की जमीन के हिसाब से मॉडिफाई किया। उसने किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया। उसने कहा, जमीन तुम्हारी है, सरकार को सिर्फ टैक्स चाहिए, वो भी तब जब फसल अच्छी हो। इससे पहले बिचौलियल यानी मिडलमैन किसानों को लूटते थे। अंबर ने उनका रोल खत्म कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि किसान जो पहले भूखे मर रहे थे अब खुशहाल हो गए, और यही किसान जरूरत पड़ने पर अंबर के लिए तलवार उठाने को तैयार हो गए। ये मलिक अंबर का मास्टर स्ट्रोक था। उसने किसान और सोल्जर के बीच का फर्क मिटा दिया। यही लोग आगे चलकर मराठा पावर की रीढ़ की हड्डी बने। इसी दौरान अंबर ने एक नया शहर बसाया, खड़की, जिसे आज हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। 1610 में ये जगह एक बंजर जमीन थी। अंबर ने इसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बदल दिया। लेकिन इस शहर की सबसे खास बात इसके महल नहीं थे, इसका पानी था। अंबर जानता था कि डेक्कन में पानी की कमी है। उसने एक ऐसी इंजीनियरिंग टेक्निक यूज की जो उस वक्त इंडिया में अनजान थी, नहरे अंबरी। ये एक अंडरग्राउंड वाटर चैनल सिस्टम था। पहाड़ों से पानी को जमीन के नीचे टनल्स के जरिए शहर तक लाया गया, बिना किसी मोटर या इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ ग्रेविटी का यूज करके। ये इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी कि आज 400 साल बाद भी औरंगाबाद के कुछ हिस्सों में नहरे अंबरी से पानी आता है। मुगल्स ने ताजमहल बनाया जो सुंदर है, लेकिन अंबर ने नहर बनाई जो आज भी प्यास बुझा रही है। लेकिन मलिक अंबर का सबसे बड़ा योगदान बिल्डिंग्स या नहरें नहीं थीं, उसका सबसे बड़ा योगदान थे मराठास। हिस्ट्री बुक्स अक्सर ये मिस कर देती हैं कि मराठास को एक पॉलिटिकल फोर्स बनाने वाला मलिक अंबर ही था। उससे पहले मराठास सिर्फ छोटे मोटे सोल्जर्स या पाटिल होते थे। अंबर ने उनके पोटेंशियल को पहचाना। उसने देखा कि ये लोग इस धरती के बेटे हैं, ये यहाँ के पहाड़ों को, यहाँ की हवाओं को जानते हैं। अंबर ने मालोजी भोसले को पेट्रोनेज दिया, उन्हें राजा का टाइटल दिया, उन्हें इंदापुर और पुणे की जागीर दी। फिर उनके बेटे शाहाजी राजे भोसले, शिवाजी के पिता को ट्रेन किया। शाहाजी राजे ने अपनी जवानी मलिक अंबर के अंडर जंग लड़ते हुए बिताई। उन्होंने अंबर से सीखा कि बड़ी फौज को कैसे चकमा देना है, सप्लाई लाइंस कैसे काटनी है, और गोरिल्ला वॉरफेयर कैसे लड़ना है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी महाराज की टैक्टिक्स की नींव मलिक अंबर ने रखी थी, जिसे शाहाजी राजे ने शिवाजी तक पहुंचाया। एक तरह से मलिक अंबर मराठा एम्पायर का ग्रैंडफादर था। उधर नॉर्थ में मुगल बादशाह जहांगीर पागल हो रहा था। 1610 से 1620 तक उसने दक्कन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। उसने अपने बेटे शाहजहां यानी प्रिंस खुर्रम को भेजा। शाहजहां ने बड़ी आर्मी के साथ हमला किया। कुछ वक्त के लिए अंबर को पीछे हटना पड़ा। अहमदनगर का किला हाथ से निकल गया। अंबर को ट्रीटी साइन करनी पड़ी। जहांगीर खुश हो गया। उसने अपनी डायरी तुजुक जहांगीरी में लिखा कि वो काला बदनसीब अब खत्म हो गया है। लेकिन जहांगीर भूल गया था कि मलिक अंबर हारता नहीं है, वो सिर्फ इंतजार करता है। साल 1624, मलिक अंबर की उम्र अब 76 साल की थी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन दिमाग अभी भी तेजाब की तरह तेज था। मुगल्स ने सोचा कि अब आखिरी हमला करने का वक्त है। इस बार मुगल्स ने अकेले हमला नहीं किया। उन्होंने अंबर के पड़ोसी बीजापुर के सुल्तान यानी आदिल शाह को भी अपने साथ मिला लिया। एक तरफ मुगल एम्पायर की मैसिव आर्मी, दूसरी तरफ बीजापुर की एलीट कैवलरी, टोटल 80,000 से ज्यादा सोल्जर्स। उनका मकसद था मलिक अंबर को पूरी तरह से कुचल देना। अंबर के पास सिर्फ 10 से 15,000 सोल्जर्स थे। दुनिया की नज़रों में ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म थी। लेकिन यहाँ मलिक अंबर ने वो किया जिसे हिस्ट्री द बैटल ऑफ भटवाड़ी कहती है। ये डेक्कन का प्लासी था। मुगल और बीजापुर की संयुक्त सेना यानी जॉइंट आर्मी अहंकार में आगे बढ़ी। उन्होंने सोचा अंबर भाग जाएगा। अंबर भागा, लेकिन ये भागना डर नहीं, ट्रैप था।
वो उन्हें खींचकर भटवाड़ी नाम की जगह पर ले आया, अहमदनगर के पास। ये जगह चुनी हुई थी। यहाँ एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ एक झील थी। मुगल्स के पास भारी तोपें और हाथी थे, वो तेज नहीं चल सकते थे। अंबर ने मुगल आर्मी को घेरना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्हें थकाना शुरू किया। वो रात को हमला करता, उनके तंबू जला देता और सुबह गायब हो जाता। मुगल सोल्जर्स को न खाना मिल रहा था न नींद, लेकिन मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। भटवाड़ी के पास एक बड़ा तालाब यानी रिजर्वॉयर था, भटवाड़ी लेक। अंबर ने मानसून की बारिश का इंतजार किया। जमीन पहले ही गीली थी। जब मुगल आर्मी वैली में पूरी तरह से घुस गई, अंबर ने तालाब की दीवारें तोड़ दी। हजारों लीटर पानी मुगल आर्मी के कैंप में घुस गया। पूरा मैदान कीचड़ का दलदल बन गया। मुगल्स के हाथी फंस गए, उनकी तोपें मिट्टी में धंस गईं, उनके घोड़े चल नहीं पा रहे थे। मुगल सोल्जर्स अपनी ही भारी यूनिफॉर्म्स और आर्मर के बोझ से दब गए। इस केओस के बीच अंबर ने अपनी लाइट मराठा कैवलरी को इशारा किया। शाहजी राजे और शरीफ जी राजे, शाहजी के भाई, बीजापुर और मुगल कमांडर्स पर टूट पड़े। कीचड़ में फंसे हुए दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक मैसेकर था। मुगल और बीजापुर के बड़े बड़े जनरल्स या तो मारे गए या कैदी बना लिए गए। मुगल कमांडर मुल्ला मोहम्मद लारी मारा गया। बीजापुर के सारे बड़े सरदार पकड़ लिए गए। 80 साल के मलिक अंबर ने 80,000 की फौज को पानी और दिमाग से हरा दिया। इस एक जीत में डेक्कन की हिस्ट्री बदल दी। अगर मलिक अंबर भटवाड़ी में हार जाता तो डेक्कन 1624 में ही मुगलों का हिस्सा बन जाता और शायद मराठा एम्पायर कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। भटवाड़ी की जीत ने साबित कर दिया कि डेक्कन को जीतना नामुमकिन है जब तक मलिक अंबर जिंदा है। जहांगीर जो आगरा में बैठा था, ये खबर सुनकर सुन्न रह गया। उसने गुस्से में फिर से अंबर को गालियां दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ गया था कि इस हबशी को हराना उसके बस की बात नहीं है। भटवाड़ी के बाद मलिक अंबर अनक्राउंड किंग बन गया। निजाम शाह नाम का सुल्तान था, लेकिन सिक्के अंबर के नाम के नहीं चलते थे, मगर हुक्म उसी का चलता था। उसने अपनी बेटी की शादी निजाम शाही खानदान में करवाई, ताकि उसका खून रॉयल ब्लड में मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जंग के मैदान में जो आदमी कभी नहीं हारा, उसे वक्त ने हरा दिया। 1626 आते आते मलिक अंबर का शरीर जवाब देने लगा। 84 साल की उम्र में ये लायन कमजोर पड़ गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे फतेह खान को बुलाया। फतेह खान लायक नहीं था, लेकिन अंबर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अंबर में अपनी आखिरी सांसों में भी डेक्कन की चिंता की। 11 मई 1626, मलिक अंबर, वो लड़का जो इथियोपिया से जंजीरों में आया था, वो आदमी जिसने मुगलों को नाको चने चबवाए थे, वो खड़की में हमेशा के लिए सो गया। जहांगीर जब उसकी मौत की खबर सुनी तो उसने पहली बार इज्जत से लिखा कि अंबर मर गया। जंग के मैदान में, पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। एक दुश्मन की तरफ से मिली ये श्रद्धांजलि उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मलिक अंबर के मरने के बाद क्या हुआ? उसके बेटे फतेह खान ने कैसे गद्दारी की और कैसे मलिक अंबर की स्ट्रैटेजी को यूज करके शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य बनाया? और सबसे जरूरी, इस गुलाम की जिंदगी से आज हम क्या सीख सकते हैं, ये सब हम देखेंगे आखिरी हिस्से में। 1626 में जब मलिक अंबर की सांसें रुकीं, तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, बल्कि डेक्कन की ढाल टूट गई। वो दीवार गिर गई जिसने मुगल एम्पायर के तूफान को 25 साल तक रोक कर रखा था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 मुगल बादशाहों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो उस हबशी को जिंदा रहते नहीं हरा पाए। लेकिन दोस्तों, एम्पायर बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदर की कमजोरी से टूटते हैं। मलिक अंबर के जाने के बाद उसका बेटा फतेह खान नया वजीर बना, लेकिन फतेह खान के पास ना अपने पिता का दिमाग था, ना उनकी वफादारी। वो एक कमजोर और लालची इंसान था। मुगल्स ने वही किया जो वो हमेशा करते थे। उन्होंने फतेह खान को रिश्वत दी, ब्राइब दी। जिस सल्तनत के लिए मलिक अंबर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके बेटे ने उसी सल्तनत को मुगल्स के हाथ बेच दिया। 1633 में फतेह खान ने अपने ही सुल्तान निजाम शाह को जहर देकर मार दिया और दौलताबाद फोर्ट का दरवाजा मुगल्स के लिए खोल दिया। अहमदनगर सल्तनत खत्म हो गई, मुगल्स जीत गए। ऐसा लगा कि मलिक अंबर की कहानी मिट्टी में मिल गई, लेकिन राख के नीचे चिंगारी अभी भी जिंदा थी। मलिक अंबर ने एक स्कूल ऑफ वॉरफेयर बनाया था। उस स्कूल का सबसे होनहार स्टूडेंट था शाहजी राजे भोसले। शाहजी राजे ने देखा कि कैसे अंबर ने बड़ी फौजों को हराया था। उन्होंने देखा कि कैसे बरगीरगिरी यानी गुरिल्ला वॉरफेयर काम करती है। जब अहमदनगर गिरा तो शाहजी राजे ने हार नहीं मानी। उन्होंने मलिक अंबर के विजन को जिंदा रखने की कोशिश की। उन्होंने एक नकली सुल्तान खड़ा किया और 3 साल तक मुगल से लड़ते रहे। आखिरकार उन्हें भी सरेंडर करना पड़ा। लेकिन शाहजी राजे ने ये सारा ज्ञान, ये सारी स्ट्रैटेजीज अपने बेटे को पास ऑन की। वो बेटा था छत्रपति शिवाजी महाराज।
हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर मलिक अंबर नहीं होता तो शिवाजी महाराज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी अलग होती। शिवाजी महाराज ने अंबर की बरगीरगिरी को नए लेवल पर पहुंचाया। गनीमी कवा अंबर ने सिखाया था कि दुश्मन को तब मारो जब वो थका हुआ हो। शिवाजी ने इसे अप्लाई किया। अंबर ने सिखाया था कि भारी आर्मर्स मत पहनो, स्पीड इज पावर। शिवाजी ने इसे अप्लाई किया। अंबर ने सिखाया कि लोकल लोगों को आर्मी में लो। शिवाजी ने मावलों को आर्मी बनाया। एक तरह से मलिक अंबर वो आर्किटेक्ट था जिसने फाउंडेशन बनाई, और शिवाजी महाराज वो बिल्डर थे जिसने उस पर हिंदवी स्वराज्य की इमारत खड़ी की। औरंगजेब, जो अपनी पूरी जिंदगी डेक्कन को जीतने में लगा रहा, वो आखिर में इसी स्ट्रैटेजी से हारा। वो स्ट्रैटेजी जो एक अफ्रीकन स्लेव ने बनाई थी। आज जब हम औरंगाबाद जाते हैं, जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर है, तो वहाँ मलिक अंबर का मकबरा खड़ा है, खुलदाबाद में। वो मकबरा सिंपल है, शांत है। वहाँ कोई लंबी लाइन नहीं लगती, लेकिन वो कब्र चीख चीख कर कहती है कि भारत के इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं ने योगदान नहीं दिया, एक गुलाम ने भी इस देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा है। मलिक अंबर भले ही इथियोपिया में पैदा हुआ, लेकिन वो मरा एक डेक्कनी बनकर। उसने साबित किया कि वफादारी खून के रिश्तों से बड़ी होती है। द शून्य टेकअवेज, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ मलिक अंबर। मलिक अंबर की ये अद्भुत जर्नी आज के यूथ को, आज के प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को क्या सिखाती है? 1. योर वैल्यू इज नॉट योर प्राइस टैग, सेल्फ वर्थ। बगदाद के बाजार में मलिक अंबर को 80 दिनार्स में बेचा गया था। ये उसकी प्राइस थी। लेकिन जब वो मरा तो पूरा मुगल एम्पायर का खजाना भी उसे खरीदने के लिए कम पड़ जाता। ये उसकी वैल्यू थी। दुनिया आप पर एक प्राइस टैग लगाएगी, आपके मार्क्स के बेसिस पर, आपकी सैलरी के बेसिस पर, आपके लुक्स के बेसिस पर। लेकिन मलिक अंबर सिखाता है कि आपकी असली वैल्यू आपकी कॉम्पिटेंस है। अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो, मार्केट रेट पर मत जाओ। 2. इनोवेशन इज द वेपन ऑफ द अंडरडॉग, आउटस्मार्ट डोंट आउटस्पेंड। अंबर के पास मुगल्स जितना पैसा नहीं था, ना बड़ी आर्मी की। अगर वो मुगल्स के तरीके से लड़ता, हाथी और तोपे लेकर, तो एक दिन में हार जाता। उसने गेम ही बदल दिया। उसने बरगीरगिरी इन्वेंट की। अगर आप लाइफ में किसी ऐसे कॉम्पिटिटर से लड़ रहे हैं जो आपसे बड़ा है, बड़ी कंपनी, रिच स्टूडेंट, तो उनके रूल्स से मत खेलो। अपने रूल्स बनाओ, इनोवेशन करो, स्पीड और एजिलिटी को अपना हथियार बनाओ। डेविड हमेशा गुलायत को हरा सकता है अगर वो गुलेल, स्लिंग शॉट यूज करे, तलवार नहीं। 3. लेगेसी इज वॉट यू टीच, नॉट वॉट यू लीव। अंबर का बेटा फतेह खान नालायक निकला, उसने सब कुछ गवा दिया। लेकिन अंबर का स्टूडेंट शाहजी राजे नायक निकला, उसने लेगेसी को आगे बढ़ाया। जरूरी नहीं कि आपका खून ही आपका वारिस हो। आपका असली वारिस वो है जो आपकी सोच को आगे ले जाए। मेंटरशिप में इन्वेस्ट करो, अपने स्किल्स दूसरों को सिखाओ, क्योंकि बिल्डिंग्स गिर जाएंगी जैसे अहमदनगर गिरा, लेकिन ज्ञान जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर जिंदा रहेगा। 4. ज्योग्राफी इज डेस्टिनी ओनली इफ यू डोंट नो इंजीनियरिंग। डेक्कन में पानी नहीं था, लोग कहते थे यहाँ बड़ा शहर नहीं बस सकता। अंबर ने रोते हुए किस्मत को नहीं कोसा, उसने नहरें अंबरी बनाई। उसने नेचर को चैलेंज किया और जीता। अगर आपके पास सुविधाएं, रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उन्हें इंजीनियर करो। रोना बंद करो कि माहौल खराब है, माहौल बनाया जाता है। 5. रेजिलियंस, द आर्ट ऑफ बाउंसिंग बैक। अंबर 3 बार गिरा, पहले गुलाम बना, फिर चंगेज खान मरा तो अनाथ हो गया, फिर मुगल्स ने अहमदनगर छीन लिया। हर बार वो वापस खड़ा हुआ। भटवाड़ी की जीत 76 साल की उम्र में मिली। उसने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं या अब बहुत हो गया। जब तक सांस है तब तक फाइट है। ये थी कहानी उस किंग मेकर की जिसने कभी ताज नहीं पहना, लेकिन जिसके डर से ताज पहनने वाले बादशाह कांपते थे। मलिक अंबर, द इथियोपियन बॉर्न इंडियन लेजेंड। अगली वीडियो किस पे चाहिए बताना जरूर। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग। जय हिंद।